आज के एक और क्लास में आप सभी का खैर मकदम स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 जल संसाधन वाटर रिसोर्सेस के बारे में। आज हम लोग नोट्स पढ़ने वाले हैं, पूरे चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जल संसाधन क्या है या जल संसाधन से आप क्या समझते हैं। हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। ये आप सभी को पहले से ही मालूम है कि हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, परंतु इसमें से केवल 3% पानी ही पीने के योग्य है, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी है। इसके बावजूद पीने का पानी केवल 3% है। 71% से अधिक जो पानी में से अगर उसको 100 में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो उस 100 में केवल 3% पानी पीने के योग्य, बाकी पानी पीने के योग्य नहीं है। हर सामान्य व्यक्ति द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल का उपयोग किया जाता है, इसीलिए जल सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। जल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तब बात करेंगे हम लोग भारत के जल संसाधन। भारत में पूरी दुनिया के धरातल क्षेत्र का लगभग 2.45% हिस्सा है, जबकि भारत में उपस्थित जल संसाधनों की मात्रा विश्व के 4% के बराबर है और विश्व के लगभग 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। पूरी दुनिया का 16% जनसंख्या केवल भारत में ही निवास कर रहा है, क्योंकि लगभग हम लोग 150 करोड़ लोग हैं। पहले चीन हमसे आगे था जनसंख्या के हिसाब से, अब हम लोग उनसे आगे हो चुके। जल संसाधनों का अगर वर्गीकरण करेंगे, जल संसाधनों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। हम बात करेंगे धरातलीय जल संसाधन, यानी कि ज़मीन के ऊपरी हिस्से वालों की अगर हम बात करेंगे। धरातलीय जल संसाधन, भारत में धरातलीय जल संसाधन के मुख्य 4 स्रोत हैं: नदियाँ, झीलें, तैलियाँ, तालाब। ये 4 मुख्य स्रोत हैं ऊपरी हिस्से के अगर बारे में हम बात करें। भारत में कुल 10,360 नदियाँ एवं उपनदियाँ हैं, जिसमें प्रत्येक उपनदी की लंबाई 1.6 यानी कि 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। इनका औसत वार्षिक प्रभाव 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान लगाया गया है, परंतु स्थलाकृतियों और अन्य दबावों के कारण इसमें से केवल 690 घन किलोमीटर जल का ही प्रयोग किया जा सका। अब अगर हम दूसरा बात करेंगे भूमिगत जल संसाधन के बारे में। भूमिगत मतलब ज़मीन के अंदर। भारत में भूमिगत जल संसाधनों की मात्रा लगभग 4321 किलोमीटर है। इसका लगभग 46% हिस्सा गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाया जाता है। भारत में भौम जल का सर्वाधिक प्रयोग हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों में होता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल जैसे राज्यों में भौम जल का प्रयोग सबसे कम किया जाता है एवं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में भौम जल का मध्यम या मध्यम दर से इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी ओर अगर बात करेंगे भारत में जल की मांग और जल का उपयोग। भारत शुरुआत से कृषि प्रधान देश है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ के मैक्सिमम लोग खेती बाड़ी पर अपनी ज़िंदगी बसर करता है। आज़ादी के समय भारत के लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। ऐसे में भारत में उपलब्ध जल संसाधनों का सबसे ज़्यादा प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है और लोग भी कृषि के ऊपर में निर्भर है। तो अधिकतर जो जल का उपयोग होगा वो किसके लिए? सिंचाई के लिए होगा। कृषि को बढ़ावा देने एवं सिंचाई की व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को बनाया गया। उदाहरण के लिए भाखड़ा, नांगल बांध, हीराकुंड बांध, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इत्यादि। अब सिंचाई के लिए जल की मांग। भारत में जल संसाधनों का बड़ा भाग कृषि में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि देश के कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना काफ़ी कम होती है।
जिस वजह से उपलब्ध जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। जो भूमिगत जो ज़मीन के अंदर में है उसको सिंचाई के लिए हम लोग करते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम दक्कन क्षेत्रों में सूखे का प्रभाव ज़्यादा रहता है, जिस वजह से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसी वजह से सिंचाई के जल की अधिक मांग होती है। भारत की कृषि संबंधित मांगों को पूरा करने के लिए बहुफसलीय व्यवस्था को अपनाया जाता है, जिसके लिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अधिक उपज वाली फसलों में सिंचाई की मांग ज़्यादा होती है। अब आते हैं जल संबंधित समस्याएं। देश में बढ़ रही जनसंख्या के कारण देश में जल की उपलब्धता में कोई घटी आई है, कमी हुई है। कृषि में उर्वरकों के प्रयोग के कारण जल प्रदूषित में वृद्धि हुई है। उद्योगों द्वारा यानी कि बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां हैं उनके अपशिष्ट पदार्थों यानी कि उनके जो खराब पदार्थ है, गंदगियों को नदियों में बहाए जाने के कारण जल प्रदूषण बढ़ा है। मनुष्य द्वारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से जल का उपयोग किए जाने के कारण जल की संसाधनों में कमी आई है। भौम जल का अत्यधिक शोषण करने के कारण देश के कई क्षेत्रों में भौम जल के स्तर में काफ़ी गिरावटें आई है, यानी कि उनका अननेसेसरी यूज़ करने की वजह से जो ज़मीन जहाँ पर 40 फीट 50 फीट 60 फीट में पानी निकलता था, अब वो घट कर के नीचे चला गया है, 100 फीट 150 फीट 200 फीट के आसपास में चला गया है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन, इससे कि आप क्या समझते हैं इसकी विवेचना करें। इस तरह का आपको क्वेश्चन आ सकता है। जल मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। इसी वजह से जल का संरक्षण करना एवं उचित प्रयोग करना अत्यधिक आवश्यक है। भारत की कई मुख्य नदियाँ जैसे यमुना और गंगा जल प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। उद्योगों द्वारा अपशिष्ट सीधा नदियों में बहाया जाना, लोगों द्वारा नदियों में कचरा डाला जाना इसका मुख्य कारण है। जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए और औद्योगिक अपशिष्टों को नदियों में बहाने का पहले रसायन मुक्त किया जाए। जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग, यानी जल को हम लोग दोबारा कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग करके जल से संबंधित समस्याओं को हम लोग कम कर सकते हैं। जल का संभार प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत बहते जल को रोककर अलग अलग विधियों जैसे अंतःस्रवण तालाब, पुनर्भरण कोष आदि के द्वारा भौम जल का पुनर्भरण किया जाता है। इसकी सफलता मुख्य रूप से समाज के सहयोग पर निर्भर करती है, जिसमें संबंधित कई कार्यक्रमों से को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों द्वारा, एनजीओ द्वारा चलाया जाता है। उदाहरण के लिए हरियाली इस केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया। नीरू मीरू जल इसे आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा चलाया गया। अरवरी पानी संसद इसे राजस्थान की सरकार द्वारा चलाया गया। अब आते हैं वर्षा जल का संग्रहण। वर्षा जल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं जमा करके। जल संग्रहण से अभिप्राय वर्षा के दौरान जल को इकट्ठा करके भविष्य में उपयोग करने से है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जलाशयों, तालाबों और झीलों में वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है। तालाब वगैरह में होता ही अमूमन यह जल धीरे धीरे ज़मीन में चला जाता है, जिससे भौम जल की पूर्ति होती है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रह कुंड एवं टाका नाम से प्रचलित है। तो आज का जो ये क्लास था जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस, ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। खुशी की बात ये है कि ये चैप्टर छोटा है पिछले चैप्टर से। आप लोग नोट्स कर लीजिए, जो समझ में नहीं आएगा वो ऑफ क्लास में बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मेहनत करते रहे।